लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को कोई शक्ति नहीं छू सकती। लोग सब्सटेंस चाहते हैं, स्लोगन नहीं चाहते हैं। होना तो ये चाहिए था कि मेरे देश की इस 18वीं लोकसभा को, जिसे 65 करोड़ भारतीयों के वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले मतदान से चुना गया, वहां आज उत्सव होता। लेकिन आज वहां हंगामा था, आज वहां अशांति थी, आज वहां नारेबाजी थी। अठारहवीं लोकसभा के पहले ही दिन संसद का संग्राम इस बात का था कि संविधान बचा कौन रहा, संविधान के विरुद्ध कौन। हाथों में लाल काले जिल्द वाले संविधान का गुटका लेकर क्या सोनिया गांधी, क्या राहुल गांधी, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे देश को बता रहे थे संविधान हम बचाएंगे। अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पे कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन ओथ लेते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा था। धन्यवाद। थैंक यू। हमारा संदेश जा रहा है, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को कोई शक्ति नहीं छू सकती है। जनता हमारे साथ थी, लेकिन मोदी जी संविधान को तोड़ने की कोशिश किए। इसीलिए आज सभी पार्टी के नेता लोग एक होकर ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब कोई भला पूछे कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का ऐसा प्रधानमंत्री जिसने 6 दशक बाद लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का गौरव पाया हो, संसद में उसके शपथ पर हंगामा काटना क्या संविधान बचाना है? विपक्ष का हर एक मुद्दा देश के सिर माथे पर। लेकिन कोई भला पूछे कि क्या 18वीं लोकसभा के सांसदों के शपथ ग्रहण पूरा होने तक भी हंगामा रोका नहीं जा सकता था? संविधान को इंडिया गठबंधन दिल से, जान से, खून से रक्षा करने का काम करेगा। ये संविधान से मिली शक्ति है कि चुनाव के पहले 400 पार का बड़बोला नारा लगाने वाली बीजेपी 240 पर सिमट गई। लेकिन संविधान से मिली शक्ति ही है जिससे 28 दलों वाला इंडी अलायंस मिलकर भी एक अकेले नरेंद्र मोदी के 240 सांसदों के आंकड़े से पीछे रह गया। जनता ने सबके वादों को परखा, सबके इरादों को परखा, सब कुछ देखा और तब एक जनादेश दिया। इसलिए क्या अच्छा नहीं होता कि चुनाव के पहले की कटुता खत्म हो गई होती? लेकिन जब नई लोकसभा के पहले ही दिन आर पार की लड़ाई संविधान के नाम पर छिड़ी है, तो पूछा जाना चाहिए कि वाकई संविधान के साथ कौन है? किसका इतिहास संविधान के साथ खिलवाड़ करने का है और किसने संविधान की रक्षा के लिए प्राणों की बाजी लगाई? कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था। संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए गए थे, देश को जेल खाना बना दिया गया था, लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। इमरजेंसी के दौरान भारत जेल खाना बना दिया गया था। कौन भूलेगा बेड़ियों में डाले गए जॉर्ज फर्नांडिस को? कौन भूलेगा पुरुषों की बेजा नसबंदी करा देने की उस सनक को? और कौन भूलेगा खाली छोड़ने के लिए मजबूर कर दिए गए अखबार के संपादकीय को? 25 जून को इमरजेंसी के उसी अध्याय के 50 साल पूरे होंगे। ऐसे में सवाल है कि क्या नरेंद्र मोदी के 10 साल को अघोषित इमरजेंसी कहने का प्रयास इंदिरा गांधी की असल इमरजेंसी पर झेप मिटाने का कांग्रेसी रवैया है?
इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले 2 लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार विपक्ष ज्यादा ताकतवर है और खास तौर पर कांग्रेस पार्टी पहले की तुलना में ज्यादा मजबूत हुई है। पिछले 10 साल से सरकार चला रहे नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलने के लिए विपक्ष के पास महंगाई और नीट जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और विपक्ष के पास कहने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन संविधान की रक्षा के नाम पर जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है, पिछले 10 साल में सरकार का कोई भी एक ऐसा फैसला जो संविधान को कमजोर करता हो ये दिखाई नहीं दिया है। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के फैसले को पलट दिया, चुनाव आयोग ने निष्पक्ष चुनाव कराए। इससे ये साबित होता है कि विपक्ष का जो नैरेटिव है वो फिलहाल फुस साबित होने जा रहा है। कांग्रेस आरोप लगाती है कि नरेंद्र मोदी संविधान को पलट देना चाहते हैं। वैसे तो संविधान संशोधन पूरी तरह संवैधानिक है, लेकिन विपक्ष के आरोपों के मद्देनजर यह जानना जरूरी है कि नरेंद्र मोदी ने 10 साल में संविधान में कैसे कैसे संविधान संशोधन किए। मोदी सरकार में जो बड़े संविधान संशोधन हुए उसमें शामिल है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देना, आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों को शिक्षण संस्थाओं और नौकरियों में 10% आरक्षण देना और महिलाओं को विधानसभा और संसद में 33% आरक्षण देना। मोदी सरकार में एक भी ऐसा संविधान संशोधन नहीं हुआ जो संविधान के मूल स्वरूप के खिलाफ हो। लेकिन राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी के समय में इमरजेंसी में क्या हुआ था? संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जबरन डाला गया। कौन नहीं जानता कि धर्मनिरपेक्ष शब्द तुष्टीकरण की राजनीति साधने का शब्द था। जिस संविधान की मूल प्रति में राम दरबार हो, न्याय और धर्म की स्थापना स्वयं हो, वहां धर्मनिरपेक्षता के नाम पर आडंबर रचने से किसका मकसद पूरा होता था? क्या ये वही सोच नहीं थी जिससे यूपीए के समय संविधान की आत्मा के विरुद्ध जाकर मजहबी आरक्षण देने की कोशिशें एक नहीं कई बार की गई? 18वीं लोकसभा के पहले ही दिन कांग्रेस संसद के भीतर और बाहर ये माहौल भले बनाने लगे कि संविधान के रक्षक वही हैं। तो ये नहीं भूलना चाहिए कि चुनी हुई सरकारों को बेवजह बर्खास्त करने का कलंक कांग्रेस के ही नाम है। देश में अब तक 132 बार अलग अलग राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाए जा चुके हैं। इसमें से तकरीबन 90 बार राष्ट्रपति शासन तब लगा जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। आज राहुल गांधी को संविधान बचाने के लिए खड़ा जननायक घोषित करने की कोशिश भले हो, लेकिन क्या ये सच्चाई नहीं है कि ये वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने यूपीए के समय में कैबिनेट से पास अध्यादेश को फाड़ देने की बात कही थी, जबकि वो कैबिनेट के हिस्से थे भी नहीं। I'll tell you what my opinion on the ordinance is. My opinion on the ordinance is that it's complete nonsense and that it should be thrown out and thrown out. That's my opinion, my personal opinion on the ordinance. क्या ये मनमोहन सरकार के इकबाल पर हमला नहीं था? क्या ये उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के फैसले को डस्टबिन में फेंकने की हैसियत रखने के राहुल गांधी के गुरूर का प्रमाण नहीं था? लेकिन यही राहुल गांधी अपने ही साथी शशि थरूर के भद्दे मजाक पर चुप है। नीट के संवेदनशील मसले पर शशि थरूर को उत्तर प्रदेश का अपमान का अधिकार किसने दिया? संविधान बचाने की रट राहुल गांधी के साथी बने अखिलेश यादव की भी है। अखिलेश को उत्तर प्रदेश ने ही समाजवादी पार्टी के इतिहास में सबसे मजबूत नतीजे दिए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के खिलाफ फूहड़ सोशल मीडिया पोस्ट पर अखिलेश को भी चुप्पी साध दी है। जिस तरीके से शशि थरूर जी ने ट्वीट किया उस पे उत्तर प्रदेश बीजेपी। लोकतंत्र संविधान राजनीति का साधन नहीं, राजनीति की साधना का नाम है। आज विपक्ष संविधान को बचाने की दुहाई दे रहा है, लेकिन क्या संविधान की आत्मा पर हमला तब नहीं हुआ जब सोनिया गांधी की नाक के नीचे अरुंधति रॉय ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर कश्मीर पर हमला बोला था और यूपीए सरकार में ऐसी मुद्दा शांति थी कि मानो कुछ हुआ ही नहीं। हुआ तो हुआ, कहा तो कहा। India needs azadi from Kashmir just as much as Kashmir needs azadi from India. It is the most militarized zone in the world. For me, it's an intolerable situation. It's a historic meeting taking place in the capital of this very hollow superpower. संविधान की आत्मा पर हमला क्या तब नहीं हुआ जब चुनाव के दौरान अमित शाह का आरक्षण खत्म करने का फेक वीडियो चलाया गया? फेक वीडियो चलाने का आरोप कांग्रेस इकोसिस्टम पर ही है।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक एससी, एसटी और ओबीसी का है वो रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये अधिकार तेलंगाना के एससी, एसटी और ओबीसी का है वो अधिकार उनको मिलेगा और मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। संविधान को खत्म करने के ऐसे फेक नैरेटिव पर कानून अपना काम करेगा, लेकिन क्या ये जरूरी नहीं कि 18वीं लोकसभा में पहले की गलतियां ना दोहराई जाएं? विपक्ष को सरकार से कड़ा सवाल पूछना ही चाहिए, क्योंकि संविधान खत्म करने के बोगस नैरेटिव पर संसद को ही बंधक बनाकर कड़े सवाल नहीं पूछे जा सकते। सिर्फ कड़ी राजनीति हो सकती है कि सरकार चलाने के लिए बहुमत होता है, लेकिन देश चलाने के लिए सहमति बहुत जरूरी होती है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.